बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज सेनेट का इजलास जो था उसमें अपोजिशन ने वो 6 कैनाल्स के मामले के ऊपर शोर शराबा किया है और बदनज़मी का शिकार हुआ अपोजिशन के शोर शराबे पे सेनेट का इजलास। लेकिन उसके अंदर हुकूमती मौक़िफ़ जो अपनाया गया, उसी मौक़िफ़ की बुनियाद के ऊपर आज कुछ रवाबित हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने सरदार अयाज़ लतीफ़ पलीजो से मुलाकात की है। उसके अलावा उन्होंने JUIFA के जो सिंध के रहनुमा हैं राशिद सुमरू साहब, उनसे भी टेलीफोनिक रब्ता किया है। और 2-3 और लोग हैं सिंध के अंदर जो मुख्तलिफ़ कौमी वतन पार्टीज़ के रहनुमा हैं, उनसे राबिते किए गए हैं और उनको मुज़ाकरात की पेशकश की गई है और उन्हें ये कहा गया है कि सिंध के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएंगे। सरदार अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब ने कैटेगोरिकली ये जवाब राना सनाउल्लाह साहब को दिया कि अगर हुकूमत वक्त यानी वफाकी हुकूमत इस पूरे इक़दाम को रोक दे और ये वाज़े तौर पे कहे कि नहरें नहीं निकाली जाएंगी, तभी बात कुछ आगे बढ़ सकती है। कल रात का जो मामला था, कल रात में वो जो सिंध और पंजाब शाहराह को बंद किया गया था, उसे लॉयर्स ने वहाँ पे मुज़ाकरात किए और उसको खुलवा दिया गया। लेकिन आज फिर से वो शाहराहें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फेस सिंध जो है वो ऐलान कर चुकी है कि हम भी वो शाहराहें बंद करेंगे। अब इस मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत ने इक़दाम उठाने का फ़ैसला किया है, लेकिन अब देखिए कि उसका मुस्तकबिल क्या होता है। लेकिन JUIFA जो है, अगर उसको देखा जाए सियासी इत्तेहाद के हवाले से, तो उसने उसमें ना जाने का फ़ैसला तो किया, लेकिन साथ ही साथ माइंस एंड मिनरल्स बिल जो है उसको भी मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने नए इंतखाबात के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया। अब इस ज़मन के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके दरमियान क्या गुफ्त-ओ-शुनीद होती है, किन मुतालबात के ऊपर बातचीत होती है, मुस्तकबिल करीब में इत्तेहाद कैसा बनता है, ये एक बुनियादी मामला है। लेकिन कैनाल के मामले के ऊपर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के माबैन मुलाकात होने के भी इम्कानात हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज मुलाकातों का दिन था। 2 फहरिस्तें थी, एक बैरिस्टर अली गौहर की तरफ से दी गई और दूसरी जो फहरिस्त थी वो फहरिस्त सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से दी गई। सलमान अकरम राजा साहब की दी गई फहरिस्त में जो लोग मौजूद थे वो उनके अजीज़ व अकारिब थे, लेकिन जो फहरिस्त बैरिस्टर गौहर की तरफ से थी उसमें वकला मौजूद थे। आज जब अलीमा खानुम, नौरीन खानुम और उनकी दीगर बहनें वहाँ पे मुलाकात के लिए पहुँची तो अलीमा खानुम को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 2 बहनों को कहा गया कि आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन 2 घंटे बैठाने पर भी मुलाकात ना हो सकी। जो 2 वकला की मुलाकात हुई है उससे क्या नताइज जो हैं वो सामने आए हैं और क्या पैगाम सामने आया, इसी पर भी बात होगी। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कि आज वफाकी हुकूमत के जो राबते तेज़ हुए हैं, इन राबतों की तेज़ी वफाकी हुकूमत के हक़ में जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी जी और मुस्लिम लीग नून दोनों इतनी बुरे तरीके से फंस गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। वकला ने आज ये वाज़े तौर पे कह दिया है, वाज़े तौर पे, कि 48 घंटों में या तो इस कनाल का मामला ख़त्म हो जाए, तो या फिर 48 घंटों में पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दे। अब पीपल्स पार्टी अगर इन मुजाहिरीन से सड़कें खाली करवा के लाठी चार्ज करती है तो वो तो गले पड़ेगा, वो गले बढ़ जाएगा। वफाक अगर वहाँ पे करती है वो भी गले बढ़ जाएगा, और नहीं भी करते तब भी गले पड़ा। दोनों सूरतों में ना। मैं और आज मेरी इत्तला के मुताबिक तादाद बढ़ गई है। अब मुझे समझ नहीं आती कि आपकी पसंदीदा जो जमात है अब जो मुशावरत के लिए मुज़ाकरात कर रही है मुख्तलिफ लोगों से, अगर इसी प्रोजेक्ट के हवाले से उन तमाम तबकात को पहले ही एतमाद में ले लिया जाता तो फ़र्क पड़ता था। जब बीप ऑन हुई है तभी बात कर ली जाती। नहीं तो बीप ऑन होने से पहले क्यों नहीं बात होती? होनी चाहिए थी ना बात। और दूसरा, आज आपने, मेरी समझ नहीं आ रही मुझे कि कौन ऐसा करवाना चाह रहा है। आज आपने गौर किया है कि आज उस्मा बुहारी साहब फिर हल्की हल्की तो हल्की नहीं की आज तो नहीं हल्की हल्की तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी की ना। उन्होंने कहा जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कहा कि जिन फॉर्म 47 वालों का ताना देते हैं हम, उन्हीं के वोटों से तो सदर बने जी बिल्कुल। तो ये इसका मतलब ये है कि अंदर से आग पक रही है
बाकी हंडिया तैयार हो चुकी है, दम पे लगी हुई है। ये इक़्तिदार की हंडिया जो है ना एकदम खुलनी है, उसमें से कौन कितना हिस्सा लेके भाग जाता है, या पता चले कि कुछ और ही पड़ गया है और सारी हंडियाँ ही ख़राब हो गई है। तो ये कुछ होने वाला है। नंबर एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इस तरह फंस गए हैं। अब पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है जनाब नहीं हम इस पर मुज़ाकरात करते हैं जी, अच्छा उस मुज़ाकरात में क्या कहेंगे आप खुद दावा कर चुके हैं बार बार कि आपके फलां इससे जो है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और आपको पानी नहीं मिल रहा, फलां नहीं मिल रहा, फलां नहीं मिल रहा। अगर आप कहते नहीं ये ठीक है तो फिर सिंध के लोगों को किस तरह मुतमिन करेंगे? अब सिंध में सूरत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। क्या आपने पहले कभी सुना था कि सिंध के अंदर किसी वजीर पे हमला हुआ? नहीं। क्या आपने पहले कभी सुना था पीपल्स पार्टी का जलसा और उसमें गालियां निकाली जाती हैं? सर काफिले के ऊपर पथराव गालियां निकाली जाती हैं। तो अब कभी आज तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि सिंध के अंदर सिंध के मामले में वकला बाहर निकले हो? वकला का तो ये काम ही नहीं होता था ना। जा चुका है और इतनी दूर तक काम जा चुका है कि इसके बाद अगर कोई शख्स ये बात कहे कि जनाब वापसी हो जाएगी, अगर कोई शख्स ये बात कहे कि मामला सब फिट हो जाएंगे, तो यासिर साहब नहीं है। मेरी इतला ये है कि पीपल्स पार्टी ने आज नून लीग से कहा कि आप सबसे पहले वहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ना आप उनको मनाएं। अगर आप उनको मुतमिन कर लेंगे तो उनको मुतमिन की बुनियादों पे ठीक है, तो फिर ठीक, नहीं तो हमारी सियासत जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक, राना साहब इस पर मज़ीद बात करते हैं। इसी बीच में हमें जो है साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हाजी ग़ुलाम अली साहब। हाजी ग़ुलाम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाजी ग़ुलाम साहब, राशिद सोमरू साहब के साथ राना सनाउल्लाह साहब का राबिता हुआ। आपकी जमात सिंध के अंदर पंजाब सिंध जो सरहद है उसको ब्लॉक करने का इंदिया भी दे चुकी है। क्या समझते हैं कि नहरों के मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड जो है वो किस हद तक वाज़ेह है और इस पूरे मामले को कवर अप किस तरीके से किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आजकल जब से इलेक्शन हुए हैं और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, इस हुकूमत ने जो दानली के पैदावार गवर्नमेंट है, इन्होंने अवामी मसला ना हल किया बल्कि रियासत को मज़ीद हर रोज़ मुश्किलात में फंसाता जा रहा है। और ये देखो, ये जो नहरों का मसला है, सिंध के भाई, सिंध के अवाम, सिंध की सियासी जमातें, आज अभी तो यहाँ तक कि सिंध के वकला ने भी इसके खिलाफ एहतजाज किया। और ये सब कुछ पीपल्स पार्टी के आशीर्वाद से, प्रेसिडेंसी से ओके निकला। और ये नहीं कि कोई एक दिन में, आप अगर देख ले तो इस पर प्रेसिडेंसी का एक प्रेस रिलीज भी कुछ महीने पहले आया था और उसमें तो इन्होंने यहाँ तक कहा था कि सारे सूबे इसमें अपना शेयर डाले ताकि ये मंसूबा मुकम्मल हो सके। इंशाल्लाह ताला देखो, ये इस रियासत की बका इसमें है कि आज कल जो 2 पार्टियां हुकूमत में है, एक कहती है कि मैं आपके साथ हुकूमत में नहीं हूँ लेकिन सपोर्ट करता हूँ, तो ये ब्लैक मेलिंग की सियासत है। इस ब्लैक मेलिंग की सियासत, इस ब्लैक मेलिंग की असम्बली में आवाम का, बेरोजगार नौजवान का, रियासत का कोई मसला हल नहीं हो सकता माँ सिवा ज़ाती मफादात का कि यार पीपल्स पार्टी को कुछ दो, कुछ मुस्लिम लीग को दो। ले दे की सियासत है, ले दे की सियासत जो है इस रियासत को नुकसान पहुंचाएगी। इससे बेहतर है कि ये या खुद इस्तीफा दे या अवामी दबाव के तहत इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हाजी साहब, लाहौर में जो इजलास हुआ जमीयत उलमा इस्लाम का, इसमें एक ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने बलोचिस्तान के अरकान असम्बली ने जो वोट दिया मिनट्स के हवाले से, उस पर उन्हें शोकाज नोटिस दिया जाए और उनसे जवाब तलबी की जाएगी। क्या बात जवाब तलबी और शोकाज नोटिस तक रहेगी या इससे आगे भी करेंगे?
नहीं देखिए, उन लोगों के खिलाफ जमात ने अपने मंशूर और दस्तूर के मुताबिक शोकाज नोटिस जारी किया, जवाब आएगा और इंशाल्लाह इसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई ज़रूर होगी। इसलिए कि 18वीं तरमीम ये तकादा करती है कि सूबे को उसके एसेट्स पे मुकम्मल राइट्स हैं और बलूचिस्तान, खैबर पुख्तनख्वा या सिंध से जो पानी लिया जा रहा है ये सारे इस तरमीम में आते हैं। और इस तरह नहीं हो सकता कि इक़्तिदार के लिए और रियासत को भी दांव पर लगाए, अवाम के हकूक़ को भी दांव पर लगाए, या किसी भी तरीके से, चूँकि ये कानून जो पास होते हैं इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मेंबरान या दीगर मेंबरान का इसमें कसूर होगा, एनपी भी यही कहती है। लेकिन सबसे बड़ा कसूर ये है कि इस फॉर्म 47 के बनने वाली हुकूमत में एक चीज़ जो सामने आई है वो मिनटों में आइन में तरमीम करना, मिनटों में कानून साजी करना, मेंबरान को पढ़ने के लिए वक्त ना देना, बिल की तकसीम ना करना, ये चीज़ें हैं जिससे ये फिर अनारकी पैदा होती है। अगर इस पे असम्बली में 4-5 दिन बहस होता और जमात अपना राय देता तो कुछ ना कुछ इत्तेफाक राय पैदा हो जाता, और अगर ये टेक्निकल बातें हैं तो टेक्निकल बातों पर भी कुछ हो जाता। लेकिन इन्होंने एक ही कसम खाई है कि बिल पेश करने से पहले पास किया जाए। हाजी गुलाम अली साहब, जिन लोगों के ख़िलाफ़ आप लोगों ने एक्शन लेने की बात की थी बलूचिस्तान में, उन लोगों का क्या बना? बाज़ पुरस हो गई उनसे? नहीं, बात नहीं है, उसको जवाब, उसको शोकाज दिया गया, वो इस पे जवाब देंगे और फिर सवाई जमात या मरकजी जमात उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेगी। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं ये जो कैनाल्स का मामला है जो बहुत ज़्यादा संजीदा हो चुका है, इस पर अब राय ली जा रही है? अगर वक्त से पहले राय ली जाती तो शायद ये मामला किसी तरफ चला जाता और इसके कोई ना कोई हल निकल आता। आप समझते हैं कि हमारी पीपल्स पार्टी, आप समझते हैं, इसमें थोड़ा इजाफा करना है कि पीपल्स पार्टी जो है इस पर नूरा कुश्ती खेल रही है या पीपल्स पार्टी वाकई इस पर फंस गई है और अब उसे फैसला करना पड़ेगा? पीपल पार्टी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। उनका ये ख्याल था कि यार ये हम बिल पास करके, दस्तखत करके, सब कुछ करके किसी को पता नहीं चलेगा और कोई 1-2 बयानात आ जाएंगे। अब वो इस तरह फंस चुकी है कि अब वो उस फंसने से ज़्यादा शिद्दत दिखा रही है कि हम हुकूमत का खात्मा कर लेंगे, हम शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का खात्मा कर लेंगे, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ये अवामी राय को, अवामी सोच को अब वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कौम को ये सब कुछ पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मफादात की सियासत कर रही है और मफादात के उसूल के लिए एक दूसरे की हमायत कर रही है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसने कहा था कि हम आइंदा के लिए कानून साजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का साथ नहीं देंगे। तो ठीक है, मैं चूंकि सियासी कारकुन हूँ, उनको तरक्याती कामों के लिए पैसे दिए गया, लेकिन तमाम पाकिस्तान में मशहूर है कि भाई अब कानून साजी में साथ इसलिए देंगे कि 9 अरब रुपए ले लिए। तो ये मफादात की सियासत है और इसका खात्मा इंशाअल्लाह ताला जमीयत उलमा इस्लाम अपना फर्ज अव्वल समझती है और इसी तरह बाकी सियासी जमातें भी इस एक नुक्ते पे मुत्तफिक है कि इस मुल्क में असर-ए-नौ आज़ादाना, मनसफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन किया जाए। हाजी गुलाम साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुकम्मल 6 नहरें, एक नहर के ऊपर एतराज़ है जो चौलिस्तान की तरफ जानी है, बाकी 5 नहरों की बात कोई नहीं करता। वो कहते हैं 2 नहरें थर के हवाले से हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। एक नहर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात को 6 नहरों पे तहफ़्फ़ुज़ात के लिबादे में उड़ाया जा रहा है। देखिए, ये तो हमारी जमात और दीगर सियासी जमातें जो हैं, ख़ासकर सूबाई जमातें जो हैं, वो इस सब चीज़ को बारीकबीनी से देख रहे हैं और किसी एक सूबे को या उसकी ज़मीनों को बंजर बनाकर किसी दूसरे रियासत के किसी दूसरे यूनिट को ज़रखेज़ बनाना,
ये किसी के मफाद में नहीं। क्या ओ यूनिट हमारा रियासत का हिस्सा नहीं? अगर ओ यूनिट हमारे रियासत का हिस्सा है तो उससे किस तरह पानी ले जाया जा रहा है? तो इसलिए इस पर चूंकि काफ़ी एहतजाज हो रहे हैं, काफ़ी बहस हो रही है, और अभी तो हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान ने साहब ने भी इनके खिलाफ बयान दिया कि हम इस मामले में हुकूमत के खिलाफ है और आवाम के साथ है। तो इसका मतलब है आप बॉर्डर पे धरना देने जा रहे हैं? सिंध के बॉर्डर पे जो धरने का ऐलान किया था आपने, आप वो करने जा रहे हैं? पहले से हमने कहा 27 तारीख को जो फ़लस्तीन के हमायत में हमारा मीनार पाकिस्तान में कायद जमीयत उलमा इस्लाम ने एक प्लेटफार्म के तहत एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा मुनक्कद हम करने जा रहे हैं। दीगर सियासी जमातें भी उसमें होंगी, और उसके बाद ज़रूर इंशाअल्लाह ताला चूँकि पेशावर में भी इसी तरह मिलियन मार्च होगा, और इस हुकूमत के खात्मे के लिए भी हमारी मरकज़ी जमात जो फैसला करेगी, कौम इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ देगी। अच्छा हाजी गुलाम अली साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने के हवाले से अभी आपकी जो मजलिस आमला है उसने कोई फ़ैसला नहीं किया। वो इस सोच विचार में है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर तो हो सकता है, अभी नहीं है। तो ऐसे क्या मुतालिबात थे जो मंजूर नहीं हुए, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप लोग कहते हैं? मुतालिबात कुछ भी नहीं, सियासी मुतालिबात, मुश्किलात के खात्मे के मुतालिबात, दोनों जमातों के दरमियान जो दूरियां थी वो तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी। और ये इत्तेहाद जो है, आपने अगर हमारा लाहौर के इजलास का एलामिया अगर आपके नज़र से गुजरा है तो उसमें कहा है कि जमातों से या PTI से अगर इत्तेहाद पर जो बात हो रही है तो मरकज़ी मजलिस शूरा या मरकज़ी मजलिस आमिला उस पर फैसला करेगी, और वो जो भी फैसला करे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क उसके साथ होगा। लेकिन जो बड़े नुकात है उस पर तमाम सियासी जमातें जो मुत्तफिक है वो ये है कि इस मुल्क में आज़ादाना, मनसफाना, गैर जानिबदाराना असर इलेक्शन किया जाए। ये हमारा मुतालबा भी है, ये PTI का मुतालबा भी है, ये दीगर सियासी जमातों का मुतालबा भी है। अच्छा, मुतालबा तो है, लेकिन अभी तक हुकूमत इस मामले पे टस से मस नहीं हो रही। कल हमारे प्रोग्राम में कादर मंदोहेल साहब ने कहा है कि कादर मंदोहेल साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा है कि अगर अदम इत्तेमाद की तहरीक आती है तो पीपल्स पार्टी किसी सूरत में वोट नहीं देगी शहबाज शरीफ को। फिर तो देखिए ये सब चीज़ें आस्ता आस्ता जाके खुल जाएंगी। अभी तो तकरीबन 1 साल 12-13 महीने हो गए हुकूमत के। अब इंशाल्लाह आगे 2-4 महीनों में ये सब कुछ सामने हो जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, इनका एक ही एजेंडा है। परसों का आप अखबार उठा लें तो उसमें सबसे बड़ी सुर्खी ये थी कि 30,865 लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा, कभी कहते हैं 10,000 लोगों को निकाला जाएगा। इनका एजेंडा ये है, और ये पाकिस्तान के अवाम, हमारे नौजवान जो तालीम याफ्ता और हो रहे हैं और डिग्री हासिल करके बाहर आ रहे हैं, उनके लिए इनकी कोई सोच नहीं। और इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के नौजवानों का एक ही नज़र है कि इंशाअल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान की क़यादत में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये हुकूमत का तख्ता करके दम लेंगे जमीयत उलमा इस्लाम। इस हुकूमत का तख्ता करके दम लेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत पर सब कुछ ठीक होगा। बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात, उनके लिए इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है और मुस्तकबिल करीब में उस सियासी मंजरनामे में बदलाव क्या होगा। एक एपिसोड है जो किस दर किस चलती आ रही है, उसके अंदर किरदार भी वही हैं, लेकिन उन किरदारों के
बेहतरी के इम्कानात कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे, उनकी मुलाकात का मंजरनामा दिखाई नहीं दे रहा, एक ही फरियाद है, उस फरियाद के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, और वो उसी हिदायत के ऊपर है जो हिदायत कोर्ट की तरफ से दी गई हैं कि नुमाइंदगान मुकर्रर किए जाएं, नुमाइंदगान की फहरिस्तें हों, उसी के ऊपर अमल दरामद हो। रोज़ बरोज़ उस फहरिस्त के अंदर बदलाव भी होता है, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त किसको है, मुलाकात करने की इजाज़त किसको है, फिर वो जो वादे किए जाते हैं उसकी तकमील क्यों नहीं होती, इंतज़ार तवील तर क्यों होता चला जा रहा है। इसके अलावा बात की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जो इलेक्शन कमीशन ने बात की, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्के इत्तेहाद के हवाले से कि उसमें क्या पेचीदगियाँ हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक आमिर डोगर साहब ने। मलिक आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डोगर साहब, अगर मैं सबसे पहले आज के एपिसोड की बात करूं कि कितनी बार वो कतारें लगती रहेंगी, कितनी बार इंतज़ार करते रहेंगे, कितनी बार फहरिस्तों के नामों पे टिक और क्रॉस होता रहेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप गालिबन अडियाला जेल की बात कर रहे हैं, जहां आज हम गए हुए थे, मेरे साथ काफ़ी सारे MNAs भी थे, और फिर वही हुआ कि आज फिर खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना मिली, और वकला में हमारी लिस्ट के मुताबिक एक वकील साहब को इजाज़त मिल गई और बाकियों को ना मिली। तो कभी ऐसा हुआ, आप भाई हैं, राना साहब भाई हैं, और बड़े गहरी नज़र आपकी हालात हाजरा पे और मुल्क के सियासी मंजरनामे पे अरसा दराज से आप चंद उन साफ़ियों में से हैं जो सियासत को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ का आपको बहुत ज़्यादा अदराक होता है, और बहुत सालों से आप पॉलिटिकल चीज़ों को कवर कर रहे हैं कि किसी सियासी कैदी को आपने बदतरीन सियासी इंतकाम का मलिक साहब, कथा कलामी के लिए माजरत सर, बड़ी आसानी से कवर तो नहीं कर रहे हम। नहीं सर, उसमें वो पीके एक्ट की तरफ ही मैं आता हूँ। तो सर नहीं, हाली पीके एक्ट नहीं, हम इस तरह लगता है जैसे सारे एक्ट ही हमारे लिए हैं। एग्जैक्टली पहले आपने उसकी पार्टी तोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी, फिर भी लोगों ने 8 फरवरी का निशान ढूंढकर वोट दे दिया, फिर भी आपको तसल्ली नहीं हुई, आपने फॉर्म 47 के जरिए 2/3 से ज्यादा जीती हुई पार्टी को हरा दिया। आपकी तसल्ली नहीं हुई, आपने लीडरशिप को, सैकड़ों लोगों को जेलों में रखा और हज़ारों मुकदमात बनाए। 1952 से सियासी इंतकाम का ये जो रवाज है पड़ा है अयूब खान के दौर से, जो आज तक चल रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ 9 मई से अब तक हज़ारों मुकदमात दर्ज हों, जिसमें चेयरमैन के खिलाफ मोर देन 300 मुकदमात और बाकी लीडरशिप पर। फिर भी आपका बस नहीं चला, फिर आपने गोली भी चला कर देख ली, फिर आपने जो आवाज़ आपको पसंद ना आए पीका एक्ट लगा कर भी देख लिया, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जो जेल में बैठा है, जिसका नाम इमरान खान है, वो जेल में बैठकर आज़ाद है और आप बाहर बैठ के कैद हैं, आप महकूम हैं। आपने इस निज़ाम पूरे को फरसुदा बना दिया, उसको जकड़ दिया गुलामी के अंदर, और आपको तसल्ली नहीं हो रही कि उसको बहनों से तो मुलाकात का मौका दे दे। 5 महीने हो गए, सियासी लीडरान की मुलाकातें नहीं है। वो सियासी लीडर है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी का वो सरबराह है, वो अजीम लीडर है कि उसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। राना साहब, राबिता मुनक़ता हुआ है, आमिर डोगर साहब से राबिता दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नई गाइडलाइन उनको मौसूल हुई है, उसके मुताबिक कितनी बेहतरी के चांसेस हैं, या फिर पार्टी को जो रेगुलाइज करना है, गाइडलाइन जो है, तरीक़ाकार जो है, उसके ऊपर क्या इम्कानात? मेरे पास इतला ये है कि पार्टी के हवाले से मुकम्मल एक गाइडलाइन जो है ना वो पहुंच गई है। सही। और दूसरा, अलीमा खान को जो एक पैगाम पहुंचा है, जो कल सफदर रसूल साहब ने और सफदर साहब ने की ना कल मुलाकात जी, उस मुलाकात में अलीमा खान के नाम एक पैगाम आया था, जिस पर आज बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया अलीमा खान साहबा को कि वो क्या पैगाम है, तो उन्होंने कहा बस वो मेरे पास आ गया। और दूसरा, आज भी कुछ पैगाम गए हैं। ये जो ख़त लिखने लगे हैं, इस चिट्ठी में सिर्फ सलाम दुआ तो नहीं होनी, इस चिट्ठी में जो बातें होंगी वो सारी होंगी केसेस के हवाले से। और उसके बाद अलीमा खान को जो पैगाम दिया गया, जो मेरी इतला है,
वो पैगाम पार्टी तक पहुंच गया। अच्छा, और कुछ पैगाम आज मुलाकात में भी पार्टी तक पहुंचे हैं। इसके बाद पूरी प्लानिंग जो है वो होने जा रही है, और उस प्लानिंग के तहत मैं बता रहा हूँ आपको कि 1, 2, 3 दिनों में आपको बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील होती नज़र आएंगी। या सर, सही। खित्ते की सूरत हाल तो तब्दील हो रही है। खित्ते की सूरत हाल में आपने बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब खित्ते की सूरत हाल के साथ साथ जो है इस मुल्क के अंदर भी सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है। अब मुझे तो आज एक बड़े जुम्मेदार शख्स ने ना यहाँ तक कहा कि कुछ लोग, एक बड़ी पार्टी के अंदर कुछ लोग एक दूसरे से इतने सख्त नाला हैं कि जिसकी इंतहा हुई। पीपल्स पार्टी में नहीं, नून लीग में? नून लीग में। उनका नून लीग के अंदर नून लीग वाले हनीफ अब्बासी साहब तो कहते हैं पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पे काम करेगी, तो फिर अपने लोग तो उनके मुतरफ़र हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी के अंदर तो ये हाल हो चुका है। मैं आपको ये भी बता दूँ, एक पीपल्स पार्टी के MNA ने मुझे कहा, उसने कहा कि राना अज़ीम एक बात बड़ी क्लियर और साफ़ है, हमने हर सूरत में लोगों के पास जाना है। किन लोगों के पास? अपने ही लोगों के पास। तो उसके लिए हमें सिंध कार्ड खेलना ज़रूरी है, और सिंध कार्ड उसी सूरत में मिलेगा कि हम केनाल्स के मामले में अगर जीतते हैं। उसने इस बात का भी इकरार किया, उसने कहा जी मेरा नाम नहीं आपने लेना, हमें सबको पता था कि ये तयशुदा मामला हो रहा है, लेकिन ये किसी के इल्म में नहीं था कि एकदम रिएक्शन इतना सख्त आ जाएगा। उसने कहा इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं कि इन चीज़ों को अगर समेटने की हम कोशिश करें, सारे मिलकर भी समेटने की कोशिश करें, तो हम नहीं समेट सकते। सही। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैंने कहा किस तरह नहीं समेट सकते? उसने कहा क्या जवाब देंगे? किसान हमारे खिलाफ खड़ा है। उसने कहा हारी हमारे खिलाफ खड़ा है। उसने कहा सिंध के मामले पर सिंधी हमारे खिलाफ खड़ा है। बलोचिस्तान के मामले पर बलोचिस्तान के अंदर हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं। KPK के अंदर हमारे खिलाफ सब कुछ चल रहा है। उसने कहा जिस जगह हम देखते हैं तो हम लोगों के खिलाफ चीज़ें आ रही हैं। उसने कहा मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा ग्रुप जो है वो भी इस चीज़ का पीपल्स पार्टी के खिलाफ जा रहा है। आप क्या समझते हैं? उस्मा बहारी साहब अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती होंगी? गाइडलाइन पूरी होती होगी, पार्टी गाइडलाइन है, सूबे की गाइडलाइन है, सूबे का मौक़िफ़ है, ज़ाती मौक़िफ़ थोड़ी है। तो मुझे MPA हूँ तो फिर हो सकता है उनका साथ और उनके हवाले से बड़ी सख्ती से पीपल्स पार्टी ने कहा जिनको मना करें। और आज तो कल तो खाली कादर बंदो खेल नहीं, आज तो बाकी लोगों ने भी कहा ना पीपल्स पार्टी के जी, तो उसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, और कल परसों फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। और जब ये सारी दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, जब ये सारा कुछ चलेगा, तो इसका मतलब ये है कि कोई किसी को गिराना चाहता है। और उसके बाद ज़हन में रखिएगा, पीपल्स पार्टी को यह भी बड़ा खदशा है कि मुर्तज़ा भट्टो की फैमिली जो है वो भी एक्टिव हो गई है। वो भी कौम परस्तों के साथ और बाकी लोगों के साथ धरनों में भी बैठ रहे हैं, वो बाकी खुल के काम भी कर रहे हैं। वो जुल्फ़िकार जूनियर ने ये कहा कि मुझे सियासत पसंद नहीं है, लेकिन अगले इलेक्शन में मैं आपको मैदान में नज़र आऊँगा। ये सारी चीज़ें जो है ना यासर, अगर दूसरी बात आप ये एक चीज़ देखें ना, हकीकत को हमें नहीं बोलना है। पर आज राना सनाउल्लाह साहब ने अयाज पलीजो से भी बात की है। अयाज पलीजो और बाकी जिन लोगों से बात की है, वो सारे लोग वो हैं जो पीपल्स पार्टी के बदतरीन मुखालिफ हैं। और कल आप जब ये बातें करें कि उनका हदफ नहरें नहीं पीपल्स पार्टी है, और फिर आप उनसे भी बातें करें, इसका मतलब है किसी ना किसी जगह खराबी पैदा हो गई है ना। कोई मसला तो बिल्कुल बिगड़ गया है ना। मसला इतना ख़राब हो गया कि अब आपको उनके साथ भी मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं, जिनके मतलब 2 दिन पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, जिनके मतलब 1 दिन पहले आपने कुछ और कहा था। आज आप मजबूर हो गए कि उनके साथ भी मुज़ाकरात, और आगे से उन्होंने कहा कि बाकी भी कौम परस्त सबको बुलाओ, फिर मुज़ाकरात होते हैं। अच्छा, उन मुज़ाकरात में जब उनसे आप मुज़ाकरात करेंगे और वो उनके साथ किए हुए मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी का स्टैंड लेगी। उस मुज़ाकरात में अगर पीपल्स पार्टी नहीं होती और केनाल्स का मामला उनके साथ बैठ के हल हो जाता है, तो फिर पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर वोट ले सकेगी। एक नशिस्त पे इलेक्शन और बात होती है, जब तमाम नशिस्तों पे इलेक्शन होता है ना, उसकी पोजीशन और होती है, और हर दफ़ा फार्म तब्दील नहीं होते।
हमें रोज़ाना नए सफ़े मिलते हैं ना, हाँ, ठीक है ना, रोज़ाना नए पेज मिलते अच्छा हैं, वैसे रहा सब नए पेजेस के ऊपर पुरानी चीज़ें भी होती हैं। पुरानी चीज़ें भी होती हैं। एक लेनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हिकमत अमली के ऊपर बात करेंगे कि अभी मुस्तकबिल करीब में उन्हें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, कहीं नहीं जाएगा शेवदास। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना साहब क्या आगाज़ करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जो बातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, मुस्तकबिल करीब में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ज़्यादा डंट लगा पाएगी, मुश्तरका तौर पे लगेगा, क्या बनेगा? मैंने आपसे एक दिन कहा था कि याद मैंने कहा था कल भी कि 22 तारीख के बाद देखिए क्या होना शुरू होता, आज 22 है जी। मैंने कहा था कल जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज जो सेनेट में वो आपके सामने आ गया, आज जो सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस, शेख रशीद के केस में और पीटीआई की जो बीबी है उसके केस में, एक 9 मई का था और एक जीएचक्यू केस था। आपने उसमें उन जजेस के रिवाज, जिन जजेस को इन्होंने रखा है अभी आपने सुन ली जी। ये एक बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ था। अगर सुप्रीम कोर्ट उन केसेस में ये रिमार्क्स दे रहा है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लो जजेस, ये नहीं आप कह सकते फलाना जज था जनाब, वो 22 जज था, नहीं, ये वो जज थे जिन्हें जजेस साहब को अब तैनाती जिनकी की गई थी। तो उसके बाद बिल्कुल इशारा मिल रहा है कि हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात है कि मैंने जिस तरह कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम डेंट डालेगी या तहरीक इंसाफ डेंट डालेगी, एक वक्त ऐसा आ रहा है जिसमें ये सारे इकट्ठे होंगे, इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए। आप देखें हाजी गुलाम अली साहब जिनकी सबसे ज़्यादा पीटीआई के साथ केपीके में फटेबाजी थी, उन्होंने भी कहा कि हमारे इख्तलाफात काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं और बाकी जो रहते रहते इख्तलाफात हैं वो भी हो जाएंगे। अब सबका मसला यही है कि नए इलेक्शन हो जाए, सबका मसला ये है कि आने वाला वक्त जो है वो इनसे निजात हासिल करें, ये सारी चीज़ें हैं। अब इस पर आप 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, हुकूमत 3 चीज़ों पे बड़ा स्टैंड ले रही है। एक गैर मुल्की यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो, अब उसके लिए माइनर्स ये जो मदनियात है इसका जो मामला है, इस पे अगर बलूचिस्तान के अंदर से जो मुदाखमत शुरू हो गई है मौलाना साहब की तरफ से भी, केपीके में भी मौलाना साहब ने कहा है, और आज आपने गौर किया है कि आज ईमन वली खान जो हुकूमती पार्टी से है, हुकूमती इत्तेहाद से है ना जी। आज उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को अपोजिशन और हुकूमत, ये लफ्ज़ है उनका, लफ्ज़ टू लफ्ज़, दोनों नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुकूमत को भी उन्होंने कहा, तो इसका मतलब है कि आपके अपने लोग टूटना शुरू हो गए ना। और बाऊजी का स्टे भी सुना भर गया। और तीसरा आपने खुद देखा है कि बेहतरीन इत्तेहादी जो बेशक लोग कहते हैं कि अंदर से ठीक एक दूसरे के साथ है फला, लेकिन जो हल्की हल्की मौसीकी चल रही है, चाहे वो उस्मा भारी साहबा की तरफ से हो, चाहे राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से हो, ये हल्की फुल्की तो अब नहीं रही है। नहीं अब तो नहीं रही ना हल्की, मैं कह रहा हूँ मौसीकी जो चल रही है। और इसके बाद आप क्या समझते उधर से जवाब नहीं आएगा? जब उधर से भी जवाब आना शुरू हो गया और काम तेज़ हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर किस तरफ जाएंगे, कौन जाएगा, क्या करेगा, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो मौलाना साहब, अगर आप अकेले कहें कि मौलाना साहब अकेले निकलें और जाकर मौलाना साहब इस हुकूमत को गिरा दें, नहीं है, ये 1% भी ऐसी ये चीज़ मुमकिन नहीं होगी। चलें आपको ये बात मेरी आप नोट करके रख लीजिएगा। तहरीकें देखें, इस वक्त सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है ना अवामी तौर पर, अवाम जिसके साथ खड़े हैं, अवाम ने जिसको वोट दिया है, वो है तहरीक इंसाफ। वो तहरीक इंसाफ है जिसका इतना खौफ है कि आलिया हमज़ा की ज़मानत मुलाकात कुछ नहीं होने दिया जाता। इतना खौफ है कि कप्तान के बहनों से मुलाकात नहीं होने दी जाती। इतना खौफ है कि बाकी मामलात पे सारा कुछ आपके सामने है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें, सारी सूरत हाल में, तो आपको नज़र क्या आएगा? नज़र यह आएगा कि जिस तरह आज इमरान खान ने एक लफ्ज़ अदा किया है जो आपने ज़िक्र खैर नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों नहीं आप करते। मैंने गल कर दो, गल होन दो। साहब का कोई जुमला बोला ही नहीं
नहीं, मैंने आपने ये कहा, डियाला जेल की हवाले बात की है ना, डियाला मैंने कहा कि वहां से जो पैगाम आए उन पे बात होगी। जी, उन्हीं पे बात करें। हाँ, तो तो मैंने तो कोई- वहाँ पे जो पैगाम आए, वहाँ पे खान साहब ने पैगाम दिया, जो फैसल जो साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा जाए, जी। ठीक है। अब उस खत में वो सारी चीज़ें बयान की जाएं, और ऊपर से शेर अफजल मरवत को भी उन्होंने बात है, कसीदे पढ़े हैं। कसीदे उन्होंने कहा उनको दूसरी दिन पता था जब वो पेन लेके, पता है ना वो इस बात का भी। तो ये सारी चीज़ें तो यासर हैं ना, तो वाज़ नशीन कर लें कि एक तो मेहरबानी किया करें, आधी फिक्राना बोला करें। मेरा जहन बड़ा कमज़ोर सा है। मैंने कौन सा आधा फिक्र वो यही डियाला के बारे पूरी बात करते थे, वो ख़त जो लिखने की बात है वो क्या थी, वो ख़त कौन सा ख़त होगा, कोई ऐसा जिक्र हो जाता है ना, आप जानबूझ के, मुझे नहीं समझ आती कि मैंने तो पूरे का पूरा वो बयानिया छोड़ा हुआ है आपके मैं लिए। कह रहा तुम पता नहीं की छड़िया है, समझ नहीं आती तारी छड़िया की क्यों है। अच्छा वो ख़त जाना है, ख़त जाना है चीफ जस्टिस साहब को, और अगर वो ख़त मेरी इत्तला के मुताबिक कल चला जाएगा तो फिर वो चीफ जस्टिस साहब इस वक्त मौजूदा कौन है, कायम मकाम चीफ कायम जस्टिस का को। चीफ जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब है जी। ना। और अगर वो आइन और कानून के मुताबिक कहते हैं फौरी भाई देखें, तो गलती बद गई ना, फिर चीज़ें तो चल पड़ी ना, फिर बहुत कुछ होना है। और अभी तो यासर साहब इस दो मामलात से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है हुकूमत को। हुकूमत कमिटमेंट कर चुकी है मुख्तलिफ़ जगहों पर कुदरती वसाइल के हवाले से, बहुत से मुआहदे साइन, हर चीज़ साइन हम करने जा रहे हैं। और उसके बाद नहरों का मामला जो है, कैनाल्स का मामला है, इस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब इन दोनों चीज़ों से कोई शख्स के फ़यामत पीछे हट जाए तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है। अब हुकूमत नहीं करती मरती है, हुकूमत करती है तो मुज़ाहमत है। और मुज़ाहमत अभी हमने याद करें, हमने कहा था बलूचिस्तान और केपी को तो अपनी जगह है। अब मुझे बताएं कोई बंदा पंजाब से इधर से उधर जा सक रहा है? नहीं। हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हैं, जी। चीज़ें ख़राब हो रही हैं। यानी वो बसेस वाले वो पूछ रहे हैं साईं किधर, तो वो कहता है जी कि लोग मुश्किल में है, तो वो कहता है साईं इधर बैठाएं, हमारे साथ 3 दिन बैठे हैं, आपको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, आपको सोने की जगह देंगे, इधर हमारे साथ धरने में बैठे। तो वो तो गुजरने नहीं दे रहे। तो ये हालात क्या इस हुकूमत के लिए मुनासिब हैं? इन हालात में जो इन्वेस्टर ने आना था, आप ठीक है टीवी नहीं दिखा रहा, लेकिन लोगों के पास इतलात तो है ना। ये रोज़ाना की जो 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ ये करते हैं, तो ये तो खुद ही सब हर शख्स को बताने के लिए काफ़ी हैं। ये तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं कि जिसको नहीं भी पता ना, उन भी कहते हैं हाँ काका तुम दसा हो उनकी डे है, ये हिसाब है। तो यासिर साहब ये मौलाना साहब ज़रूर एजुटेशन में आएंगे, लेकिन मौलाना साहब लेट आएंगे। मैं आपको बता, लेट आने की वजह क्या? इस हवाले से मुझे भी समझ नहीं आ रही। बड़ा फिट टाइम था ये बड़ा फिट टाइम था। ये कहना मुनासिब नहीं लगता कि दाम लगवाए जा रहे हैं। बहुत सारी आरा हैं इस बारे में। बिल्कुल है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप और हम जब बात करते हैं ना दाम लगाने की या किसी चीज़ की, जो लोग बात कर रहे हैं, तो वो टन्योर, वो सारा मामला पुराना होता है। अब लोगों को बड़ा शऊर है, अब आम आदमी की शऊर है। आप गौर करें ना इस सारे केनाल के मामले पे, किसी जगह गंदम की बात हो रही है? हाँ जी, वही अज़मा बुखारी साहिबा ने की। उन्होंने जो की बात हो मर गया ना किसान बेचारा। मलिक अहमद खान बच्चर साहब ने, हालांकि वो भी बैकग्राउंड उनका किसान ही है, वो कहते हैं गंदम बहरान का खदशा है। सर किसान मर गया ना, जी। उसके बाद आप आ जाएं, आपको पता है ऑफ़र हो रही है बाकायदा किसानों को कि 6000 हमें दे दें अफ़गानिस्तान से। और पाकिस्तान में जो बेकारियों की तादाद है वो आपको पता है ना, करोड़ों में पहुंच गई ना जी। तो ये 2 करोड़ 25 लाख ये हुकूमती दादोशुमार है ना, ये हमारे और आपके तो नहीं है। तो फिर मुझे बताएं ना वो दावे किधर गए जिस दावों पे होता था जिस मुल्क के अंदर खुशहाली हम ला रहे हैं, नौकरी सबको मिलेगी, मकान सबको मिलेगा, फलां सबको मिलेगा, और दिता कीजिए क्या दिया है? अगर गंदम तो आप लोगों ने सस्ती कर दी है,
गंदम सस्ती करने का मतलब है कि आपने एक तबके को मार दिया ना, उस किसान को मार दिया। हाँ करें गंदम सस्ती, इस गंदम को कर दें 2000 रुपया, बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन किसान को फिर उस खाद की कीमत भी वो देना, उस बिजली का रेट भी वो देना। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़ इस उम्मीद के साथ कि किसी न किसी दिन तो पाकिस्तान में कोई बेहतरी होगी। अल्लाह ने के बाद।